जय हिंद। मैं राजेश कुमार महतो आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कोई भी चुनाव, चाहे पंचायत स्तरीय हो, विधायक या सांसद का हो, चुनाव शुरू होने से पहले आदर्श आचार संहिता लगाया जाता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे आदर्श आचार संहिता क्या है, निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है, आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषता क्या है, इस दौरान प्रत्याशियों एवं पार्टी को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो से आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। चलिए देर न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है। भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है, जिसका अक्षरशः पालन करना सभी प्रत्याशियों और दलों को आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अनुसूची की घोषणा की तारीख से आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान यह उस संपूर्ण राज्य में लागू होती है जहां पे चुनाव होना होता है। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है। भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के आयोजन हेतु अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में केंद्र तथा राज्य में सत्तारूढ़ दल और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अधिकारी तंत्र का दुरुपयोग न हो, निर्वाचन अपराध मुक्त, कदाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हो, धन बल बाहुबल का प्रयोग न हो, मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को डराना, धमकाना, भयभीत करना जैसे गतिविधि हर हाल से रोका जाए। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नियमतः कार्रवाई भी की जाती है। आदर्श आचार संहिता मुख्यतः यह बताती है कि सभी राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनका सामान्य आचरण कैसा होना चाहिए, उन्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर आदर्श आचार संहिता होती है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी मंत्री या प्रत्याशी निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या नहीं किया जा सकता है। सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जा सकती है। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म या क्षेत्र से संबंधित मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता है। चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ नहीं दिया जा सकता है और न ही किसी योजना को लागू कर सकते हैं। सरकारी कोष से किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवास स्थान पर इफ्तार पार्टी या ऐसी कोई भी अन्य पार्टी का आयोजन नहीं किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने निजी क्षमता और निजी निवास स्थान पर इस तरह का कोई पार्टी का आयोजन करने में सक्षम है तो वह कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन सरकारी कोष का इसमें उपयोग नहीं होना चाहिए। निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क मीडिया के दुरुपयोग पर निषेध है। यानी कि निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन नहीं कर सकती है और न ही जनसंपर्क मीडिया का दुरुपयोग कर सकती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई मंत्री या अन्य पदाधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या उससे संबंधित कोई वादा नहीं कर सकते हैं। किसी परियोजना अथवा योजना का आधारशिला भी नहीं रख सकते हैं। सड़क बनाने, पेयजल की सुविधा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने जैसे कोई वादा नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन अवधि के दौरान किसी भी योजना का घोषणा या उद्घाटन नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी या पार्टी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे मौजूदा मतभेद बढ़ जाए, जिनसे परस्पर द्वेष पैदा हो अथवा भिन्न भिन्न जातियों
और समुदायों, धर्मों या भाषाभाषी लोगों में तनाव बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना करते समय केवल उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित होना चाहिए। दलों और अभ्यर्थियों का निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना चाहिए। जो अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े न हो, दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना निराधार आरोपों या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं की जानी चाहिए। धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के दौरान मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही वोट प्राप्त करने के लिए किसी जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जानी चाहिए। कोई भी मंत्री या प्रत्याशी निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी सरकारी विमान या गाड़ी आदि का प्रयोग किसी खास पार्टी या प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। निर्वाचन के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग आवश्यक हो तो उसके लिए चुनाव आयोग से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता को निर्वाचन अवधि के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर किसी भी रंग की बीकन लाइट या सायरन का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती है। आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या स्पीकर राज्य के राज्य दिवस समारोह में भाग ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है इस अवसर पर कोई राजनीतिक भाषण वह नहीं दे सकते हैं। इस समारोह में केवल सरकारी पदाधिकारी ही उपस्थित होने चाहिए। मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर आदि का कोई फोटो का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी विश्वविद्यालय या संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग तो ले सकते हैं और उसे संबोधित भी कर सकते हैं, परंतु राजनीतिक भाषण नहीं दे सकते। संक्षेप में बात करें, आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही सभी चुने हुए नेता मंत्रियों का जो शक्ति है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पूरा का पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथों में होता है, यानी अधिकारियों के हाथों में होता है, और उनका एक ही मकसद होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। चुनाव के दौरान किसी भी तरीके का अपराध, कदाचार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मतदाताओं को डराना, धमकाना, प्रलोभन देना, इस तरह की गतिविधि न हो, इसके लिए वह प्रतिबद्ध होता है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेवारी है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। सभी प्रतिनिधियों को समान अवसर मिल सके, कोई भी अपने धन बल, बाहुबल का दुरुपयोग कर मतदाताओं को दिग्भ्रमित न कर सके। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सर्वाधिक परिवर्तन यह देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाया जाता है और आने जाने वाले सभी गाड़ियों की सघन जांच की जाती है, ताकि भारी मात्रा में नकदी एवं आपत्तिजनक वस्तुओं को आदान प्रदान करने से रोका जा सके। क्योंकि किसी भी ऐसी वस्तुओं को ले जाना या ले आना आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जो मतदाताओं या निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता हो। अतः आचार संहिता लागू होते ही जब भी किसी जरूरी कार्य से कहीं जाना हो तो अपने वाहन के साथ साथ जूता, हेलमेट, जरूरी कागजात अवश्य लेकर चलें। साथ ही कोई आपत्तिजनक वस्तु हो तो वह आपके पास क्यों है, इसका एक संतोषप्रद कारण अवश्य होना चाहिए, अन्यथा प्रशासन आपको बीच रास्ते में कहीं भी रोक सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने संक्षिप्त आचार संहिता के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पर, मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पर, मुझे गर्व है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने पर। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को मतदान देने का अधिकार है। सबको अपने पसंद का सरकार चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र का महापर्व है मतदान। पहले मतदान फिर जलपान। आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।